गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए हमने देखा है इफ़ द कंपाउंड इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर्स देन द फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। आफ्टर वी हैव सीन द रूल्स फॉर रेजोनेंस, कुछ कंडीशंस हैं जो मस्ट हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द पोजीशन ऑफ एटम शुड बी मेंटेन। सेकेंड हमने देखा था, देर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड विद कॉन्जुगेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। थर्ड कंडीशन हमने देखी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफर ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। एंड लास्ट हमने देखा था, ड्यूरिंग द रेजोनेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that may be paired or unpaired should be constant in each resonating structure. During the resonance, the bond formation and bond breaking both phenomena takes place simultaneously, so energy decreases. Due to this, the stability of molecule increases. Other words, we can say that on increasing the number of resonating structures, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस, कि कोई भी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। और उसका मेन जो रीज़न था वो ये था, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। और एनर्जी लॉस होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, हायर होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल आर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। उनके अंदर काफ़ी जो रिंग होती है उनके अंदर साइक्लाइजेशन होता है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होता है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के साइक्लाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल क्या रहता है, स्टेबल रहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखो, इसके अंदर ये होता है, रेजोनेंस के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है वो स्टेबिलिटी के उतना ही पास जाता है। इसके अंदर अपन ने कई सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखी हैं, जैसे NO3 माइनस है, नाइट्राइट आयन सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, अगले में यहाँ पे, नेक्स्ट में यहाँ पे, इसी तरीके से डबल बॉन्ड है, ठीक उसी सीक्वेंस में नेगेटिव चार्ज और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, बट हर एक एटम अपनी अपनी जगह के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद में कई बार ऐसे होता है कि जैसे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हमें मैक्सिमम यही ट्राई करना चाहिए कि अपोजिट चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे और सेम चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस पे और अपोजिट चार्ज जो है वो पास हो, तो वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, ये था रेजोनेंस के बारे में। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो है डाइपोल मोमेंट। टॉपिक्स इनऑर्गेनिक का बेस है बिल्कुल, आपको वो छोटी छोटी टर्म्स हैं उसको ध्यान में रखना है। डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, देखो कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसके अंदर हमेशा शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की जो डेफिनेशन बोली थी उसके अंदर दो कंडीशन सामने आई थी। इफ़ द बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू सेम एटम, कि अगर जो बॉन्ड होगा वो दो बिल्कुल सेम एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा, देन उसके अंदर कितना भी हीट करें कुछ भी करें तो भी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या थे, बिल्कुल सेम थे। बट सेकेंड कंडीशन उसमें ये बोली थी, इफ़ द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन नियरली सेम एटम्स। नियरली सेम एटम्स का मतलब है कि एकदम सेम नहीं है, उनमें कुछ तो डिफरेंस है। जो माइनर डिफरेंस होता है वो क्या करता है, जब मॉलिक्यूल को अपन हीट करते हैं तो उन दोनों के अंदर जो माइनर डिफरेंस होता है उसकी वजह से एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है, और चार्ज सेपरेशन के अंदर पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। अदर वर्ड्स में हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को जब जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो उनको अगर आप सेपरेट करना चाहोगे, हीट करना चाहोगे, तो हीट से उनके अंदर क्या होते हैं, दो पोल्स का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का। लेट एन एग्जांपल, ए कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग A एंड B एटम्स, ठीक है, उसको हीट किया तो इसके अंदर A के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और B के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आया जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से एक पोलैरिटी क्रिएट होती है, एक आयनिक कैरेक्टर क्रिएट होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में। तो हम बोल सकते हैं ए कॉन्सेप्ट थ्रू विच, मैं डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बोलने जा रही हूँ, ए कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवेलेंट कंपाउंड, कि एक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू अपन किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होती है। आई रिपीट द वर्ड्स, इट
a term through which we can define the percent ionic character in any given covalent compound, कि एक टर्म जिसके थ्रू अपन किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में परसेंट आयनिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या होती है? डायपोल मोमेंट होती है. इन अदर वर्ड्स, अदर हैंड्स, वी कैन से दैट ए टर्म या ए कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ गिवन कोवेलेंट कंपाउंड, कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी प्रेजेंट है, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं. टेक्निकली अगर हम बोलना चाहें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर हम बोलना चाहें, तो हम बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, MEU, म्यू. डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड देयर बॉन्ड लेंथ, कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्लस उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जिसको आप बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो. लेट एन एग्जाम्पल, टू चार्जेस A and B in which the magnitude of A is plus Q and the magnitude of B is minus Q. दो चार्ज हैं प्लस Q और माइनस Q, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर D है, तो हमारा जो म्यू होगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं? म्यू इक्वल्स होगा Q इंटू डी के. Q जो चार्ज है वो ऐसा यूनिट के अंदर किसके अंदर मेज़र किया जाएगा? कूलाम के अंदर. और डिस्टेंस हमेशा किस में मेज़र की जाएगी? मीटर के अंदर मेज़र की जाएगी. एक चीज़ देखो, बुक के अंदर आप लोगों के ये भी आता है कि जो चार्ज Q होता है वो आपको ESU में दिया हुआ होगा, ठीक है ना? किस में दिया हुआ होगा? ESU में दिया हुआ होगा. तो ESU यूनिट जो होती है वो 10⁻⁻10 कूलाम्बिक रेंज की होती है, ठीक है? अगर आपको ESU में दे रखा है, देन आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 10⁻⁻10 से, क्योंकि कूलाम्बिक जो रेंज होती है वो ESU के साथ रेशियो होता है 10⁻⁻10 मीटर का, ठीक है? दूसरी जो लेंथ होती है वो आपको किस में दी हुई मिलेगी? आपको लेंथ दी हुई मिलेगी एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है ना? छोटी लेंथ होती है, क्योंकि अपने बोन लेंथ के लिए ये पढ़ा था कि वो या तो आपको एंगस्ट्रॉम में मिलती है या फिर पिकोमीटर में मिलती है. तो यहाँ पे आपको लेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई मिलेगी. तो एंगस्ट्रॉम को आप सेंटीमीटर में जब बदलना चाहोगे, एंगस्ट्रॉम का रिलेशन तो क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर. जब मीटर के साथ देख रहे हो, सेंटीमीटर देख रहे हो, 2 पावर कम कर लेते हैं. देन 1 जो एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ये कन्वर्जन में इसलिए बता रही हूँ कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसके अंदर आपको चार्ज हमेशा ESU में गिवन होगा, और जो डिस्टेंस होगी वो एंगस्ट्रॉम में गिवन होगी, इसलिए उसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻⁸ से. और जो कूलाम के अंदर जब ESU को कन्वर्ट करोगे, देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻10 से. जबकि SI यूनिट की बात करोगे ना, तो SI यूनिट के अंदर चार्ज जो होता है वो कूलाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा, और डिस्टेंस जो होगी वो किस में मिलेगी? मीटर के अंदर मिलेगी आपको. और जो म्यू होता है उसको डिबाई भी बोलते हैं, उसकी जो यूनिट होती है उसको डिबाई बोलते हैं. ऐसा यूनिट के अंदर ही है. 1 डिबाई इक्वल क्या होता है? 1 डिबाई इक्वल्स क्या होता है? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, ठीक है? तो आपको जो भी चार्ज कूलाम में दे रखा हो उसको आप ESU में कन्वर्ट करने के लिए उस चार्ज को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 10⁻⁻10 से. फिर जो यूनिट आपको मीटर में दे रखी है उसको आप सेंटीमीटर में कर लोगे, या फिर एंगस्ट्रॉम में दे रखी है उसको 10⁻⁸ से कर लोगे. जब न्यूमेरिकल आएगा उसके बाद देखते हैं अपन कन्वर्जन, ठीक है? 1 डिबाई जो होती है उसकी वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, ठीक है ना? ये पूछा जाता है कि 1 डिबाई किसके इक्वल होता है? तो 1 डिबाई इक्वल होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर के इक्वल होता है. सेंटीमीटर नहीं है, C के भी डॉट है और M के भी डॉट है. C 4 कूलाम है, M 4 क्या होता है? मीटर होता है. एक बार दोबारा देखो सारी टर्म. डाइपोल मोमेंट किसको बोल रहे हैं? हमने पढ़ा है कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हमने ये पढ़ा था कि या तो बॉन्ड A और A के बीच में हो, या बॉन्ड A और B के बीच में हो. किसी भी कंडीशन में A और A के बीच में चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्योर बॉन्ड है. लेकिन अगर A और B एटम के बीच में अगर उसको हीट करें तो उसके अंदर चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है. तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जब उसको हीट करा जाता है तो इनके अंदर पार्शियली चार्ज सेपरेशन आता है. 2 तरह के पोल बन जाते हैं, और वो उन पोल के अंदर जो पोलैरिटी क्रिएट होती है,
दो पोल बन जाते हैं और पोल के अपोजिट पोल के बीच में जो पोलैरिटी क्रिएट होती है उसको अपन बोलते हैं आयनिक करेक्टर आ गया कोवेलेंट कंपाउंड में। और उसको मेजर किससे करते हैं अपन? डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए टर्म विच टेल्स अस अबाउट द पोलैरिटी ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया कि एक चार्ज ए, दूसरा बी, एक के ऊपर प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर डी हो तो म्यू इक्वल्स होता है क्यू इंटू डी, यानी कि जो तो क्यू इंटू डी का जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसको बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हमने लिखा है डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड देयर बॉन्ड लेंथ एंड देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो क्यू इंटू डी। इट शुड बी मेजर्ड इन कूलाम मीटर या कूलाम सेंटीमीटर। पता है कि एटम्स के बीच की डिस्टेंस मीटर में नहीं आती है, इसलिए मेज़र करी जाती है कूलाम सेंटीमीटर के अंदर। या फिर जो कूलाम चार्ज होता है उसको कूलाम में भी मेज़र नहीं किया जाता, उसको ईएसयू में मेज़र किया जाता है। तो ये जनरली मेज़र किस में करी जाएगी? ईएसयू सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट जो है वो डीबाई के अंदर मेज़र किया जाता है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। फिर मैंने ये बोला आपको कि चार्ज जो है ना, चार्ज जो है उसको आप, तो इसमें चार्ज जो है वो आपको ईएसयू में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेनी होगी। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछ ले कैसे मेजर करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ईएसयू में कितना होता है? 4.18 इंटू 10⁻⁻10 ESU एटॉमिक मास यूनिट होता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, अब ये चार्ज के इक्वल होता है ना। तो हर एक एटम के ऊपर चार्ज या तो +1 आएगा या +2 आएगा। तो जितना भी चार्ज आता है, एक चार्ज आता है तो 1 लिखेंगे, 2 आता है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 3 आता है तो 3 से। हालांकि आप लोगों की न्यूमेरिकल नहीं है इसके, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ध्यान से रखें। उसके बाद में देखो जो डाइपोल मोमेंट है उसके अंदर आपको डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में यूज़ करनी है। ठीक है, सेंटीमीटर के लिए ये होता है, कई बार आपको डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में दी हुई मिले तो एंगस्ट्रॉम का रिलेशन क्या होता है? 10⁻⁻10 देन वो मीटर के साथ होता है। सेंटीमीटर दे रखा है, देन 2 पावर कम करेंगे और हम 10⁻⁸ लिखेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, 1 D/, इक्वल होता है 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। ठीक है, आगे देखें। नॉन पोलर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, फॉर ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स म्यू इक्वल 0। हर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर हम पहले देखें म्यू इक्वल 0 क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर चार्ज सेपरेशन ही नहीं होता है। तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए उनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। पोलर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा म्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है, हमेशा म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। म्यू इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ते हो ना काफ़ी सारा। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर या फिर सदिश वो होता है ए वेक्टर क्वांटिटी हम बोलते हैं उसको, कि कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है उसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन हमेशा इसकी कहाँ से होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। I repeat the statement, the direction of dipole moment always from positive to negative या less electronegative atom to more electronegative atom होती है हमेशा। जो म्यू होता है उसको आप एरो से शो करते हो, उस एरो के पीछे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। ये पॉजिटिव साइन हमेशा पॉजिटिव पोल की तरफ होता है और ये साइन हमेशा किसकी तरफ होता है? निगेटिव पोल के होता है। अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हो लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की तरफ चलता है। ठीक है, फिर देखो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसका सम होता है? सबका सम होता है। जैसे वेक्टर का सम करते हो ना टोटल, तो वो सारे जितने वेक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है? सेम डायरेक्शन के अंदर एडिशन करते हो उसका। उसी तरीके से अपने मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो टोटल म्यू होगा वो सबके सम की इक्वल होगा, और वो वैल्यू कितनी होती है? μ1² प्लस μ2² इक्वल टू μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, याद नहीं करनी इस चीज़ को, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से आता है, इसलिए मैंने इसको डिराइव कर दिया। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है उसके बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करती है, जो थीटा है।
ठीक है, ध्यान रखिए आप जब भी थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल्स अगर आप लोगों के चेंज होगा तो उसके साथ में डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि थीटा वेरी करता है टोटल डाइपोल मोमेंट को। आप लोगों की 11th स्टैंडर्ड पे जो एग्जाम्पल है उसको मैं डायरेक्टली क्लियर कर दूं कि कोई भी सेंट्रल एटम है, उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों और उसकी सारी वैलेंसी एक दूसरे के अपोजिट हो, देन वो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होता है। दोबारा बता रही हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और उसके साथ में जुड़े हुए सारे के सारे एटम अगर सेम हैं तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी पोलैरिटी नहीं आती है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है कार्बन 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी है और चारों वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करी है, इसके लिए म्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है BF3, तो BF3 की 3 ही वैलेंसी और तीनों किससे हैं, फ्लोरीन से है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसके लिए म्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 0, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसने चारों बॉन्ड बना रखे, तो इसके अंदर जितना ये स्ट्रेंथ से इधर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही अट्रैक्ट इधर करेगा, तो इसके लिए भी म्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी म्यू इक्वल 0 हो जाएगा। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होते, और अगर लोन पेयर नहीं होता या फिर उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है या फिर उनकी वैलेंसी सारी सेम एटम से सेटिस्फाई होती है, इतना क्राइटेरिया आप लोगों के लिए बेस्ट है ना। वो सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एक बार देखिए नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, C6H6 है, इसके अलावा BH3 है, HgCl2 है, CCl4 है, CH4 है, इन सब के लिए म्यू इक्वल कितना होता है, 0। इसका मतलब ये सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, दूसरा देखें आप, जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होगी, पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो आप लोगों के यहाँ से एक फैक्ट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में आ जाता है, नहीं आता तो ईयरली में श्योर आता है। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये तो मैंने बता दिया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको इस एरो से डिनोट करते हैं, जिसका हमेशा हेड किसकी तरफ होता है, निगेटिव पोल की तरफ होता है। देखो जैसे मैंने ये लिखा है NF है बेटा, ये F। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए सारे एरो इसकी तरफ आएंगे। और ध्यान रखें लोन पेयर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाता है। ठीक है ना, लोन पेयर हमेशा एटम से दूर जाता है, क्योंकि लोन पेयर के अंदर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अपवार्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये इधर है, ये इधर है। वेक्टर क्वांटिटी ये कहती है कि सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रॉस आउट हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। जब इसका टोटल म्यू निकालना चाहोगे NF3 का, तो उसमें कितना आएगा, जो एक डायरेक्शन में उसको मान लो, इसको फर्स्ट वाले को मैं डिनोट कर रही हूँ μ1 से, दूसरे को मैं बोल रही हूँ μ2, μ3 और μ4, अपने हिसाब से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने म्यू टोटल लिखा है, म्यू टोटल के इक्वल मैं क्या करूँगी, μ1 की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, उसमें से इसमें से मुझे लेस करना है, कौन कौन सा, μ2 μ3 μ4 का सम कर लो और उसमें से लेस कर दो, जो बचेगा वो किसके इक्वल आएगा, म्यू टोटल के इक्वल आएगा। ठीक है, इतना। इसके बाद में देखो, अगर मैं NH3 का बताऊँ आपको, ठीक है, NH3 है, ये सब हाइड्रोजन है बेटा, पहले F लिख दिया था इसको, तो इसको H पढ़ेंगे सब लोग। NH3 हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो नाइट्रोजन की तरफ एरो जाएंगे इसके। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन के एरो किधर जाएंगे, अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ, और लोन पेयर का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता ही है, जैसा मैंने इसमें लिया है इसमें। इसके लिए जो μ1 μ2 μ3 μ4 चाहे आप इधर से ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसका टोटल सम करोगे आप, तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए म्यू टोटल लेते टाइम हम क्या लिखेंगे, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। इसमें चारों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, μ2 के। तो प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि इन दोनों में से म्यू टोटल ज़्यादा किसका होगा, NH3 का। किससे, NF3 से। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ हायर देन NF3 एक्सप्लेन, कि NF3 के कंपैरिजन में NH3 का डाइपोल मोमेंट हाई होता है, क्यों। तो आपको पहले डायग्राम बनाने, फिर आप उसको म्यू टोटल दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे कि NH3 में डाइपोल मोमेंट जो है वो चारों के सम के इक्वल है, जबकि NF3 के अंदर क्या होगा, सम की इक्वल नहीं है,
3 का सम होकर के 1 में से लेस कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ उससे लेसर होगी, है ना। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन को ये देखना है कि कौन कौन से और कंपाउंड्स हैं जो पोलर मतलब म्यू इक्वल्स 0 नहीं होता है, या फिर वो कंपाउंड जो पोलर होते हैं। H2O पोलर क्यों होता है? क्योंकि H2O के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 2 ही बना रहे हैं। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ये वाली। तो ये आपस में क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे को नेगलेक्ट नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से नहीं है। सल्फर है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एटम कितने हैं? 2 ही है। इसी तरीके से NH3 इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। इसलिए ये सारे कंपाउंड्स हैं, उनके लिए म्यू क्या होता है? डज नॉट इक्वल 0 होता है। और मैंने आपको ये बताया जिन कंपाउंड्स के लिए म्यू डज नॉट इक्वल 0 होता है वो क्या होता है? पोलर होता है नेचर के अंदर। अब देखो आज का जो टॉपिक है बेटा, डाइपोल मोमेंट, काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, तो 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखें, और जो टर्म है उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर के आप क्या करेंगे? याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।